नमस्कार गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा सहित तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार राजनीतिक दलों का पूरा फोकस जातिगत समीकरणों पर भी है। खास करके SC/ST वर्ग के साथ साथ अल्पसंख्यकों को साधने की कवायद शुरू हो गई है। भाजपा जहां इन्हें साधने के लिए मोदी मित्र अभियान चला रही है, तो वहीं कांग्रेस ने लीडर डेवलपमेंट मिशन के तहत इन्हें साधने की कवायद तेज कर दी है। तो पीएम मोदी के निर्देशों का यह असर है कि बीजेपी ने जो अपना गेम प्लान है वो बदल लिया है। अब बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रेम देखने को मिल रहा है। मोदी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दिए गए निर्देशों का असर देखने को मिला है, जहां मुस्लिमों और ईसाई धर्मावलंबियों के बीच अब आउटरीच प्रोग्राम चलेगा। अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ने का एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक समाज का बराबरी से कल्याण मोदी सरकार कर रही है। ऐसा तो वही मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया का कहना है कि कांग्रेस की जो बैठक है वो तो हमेशा होती रहती है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, हमारी पहले से ही पार्टी चलती है। कांग्रेस ने देश का सबसे पहला अल्पसंख्यक मंत्री मौलाना आजाद को बनाया, लेकिन शिक्षा में सबसे ज्यादा पिछड़ा समाज है तो मुसलमान है। और इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती कि समाज का है नेता कौन सा अच्छा है। हमने भी मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाया, हमारे साथ भी FJ अकबर साहब थे, हमारे साथ भी नजमा अब्दुल्ला थी। वो कौन शूट करेगा? जैसे हम डॉक्टर ढूंढते हैं तो ये देखते हैं कि कौन नब्ज अच्छा देख रहा है, किसकी दवाई परफेक्ट है। कांग्रेस की बैठक तो हमेशा होती रहती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे स्थानीय नेतागण मीटिंग हमेशा करते रहते हैं। हम तो सबको लेके पहले से हमारी पार्टी चलती है। हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी समाज, सभी धर्मों को सम्मान करती है। अल्पसंख्यकों को और SC/ST OBC माइनॉरिटी सभी को लेके चलती है। तो पीएम मोदी के निर्देशों का ये असर है कि अब बीजेपी ने अपना गेम प्लान बदल लिया और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं उमेश घोरमोड़े जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से देखने में आया है कि अब बीजेपी ने अपना जो गेम प्लान है वो चेंज कर दिया है, अल्पसंख्यकों को लेकर के बीजेपी खास रणनीति के तहत काम कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। लगातार इनके झूठ, जुमले और वादों से जनता परिचित हो चुकी है। इनका अल्पसंख्यक प्रेम भी दिखावा है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहा है, सारे मोर्चे पे ये फेल हो गए हैं, तो भाजपा और RSS के नेता कभी मस्जिद जा रहे हैं, कभी मौलवी से मिल रहे हैं, कभी चर्च जा रहे हैं। असलियत तो 2 दिन पहले बजट आया, उसमें आप देख लीजिए इनको कितनी चिंता है। अल्पसंख्यक कल्याण का बजट जो 2022-23 में 5020 करोड़ 50 लाख का था, इस बार 38% कटौती, लगभग 40% कटौती करके उसको 3097 करोड़ कर दिए। और ये केवल अल्पसंख्यकों के साथ नहीं, तमाम जो जनहितकारी योजनाएं हैं, जो 5 फ्लैगशिप योजनाएं थी, जिससे ग्रामीण, पिछड़े और जो अल्पसंख्यक भी आते हैं, उसमें मनरेगा में काम कौन करता है? कोई पूंजीपति तो जाता नहीं, उसका बजट काटे। मध्याह्न भोजन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मातृत्व योजना, जिसमें हमारी महिलाओं, बहनों के एनीमिया से लड़ने के लिए जो फंड आता था, उसमें कटौती किए। बच्चों के कुपोषण का बजट तक खा गए। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। इनकी असल नीति जो है, जो अंग्रेज इनको सिखा के गए, फूट डालो और राज करो, एक वर्ग के खिलाफ दूसरे वर्ग को खड़ा करो। भाजपा बताए, अभी तो रायपुर में इनका अल्पसंख्यक मोर्चे का जो हुआ था सम्मेलन, क्या बयान आया उनका? भारतीय जनता पार्टी के नेता अब इनको ओवैसी याद आ रहे हैं। पूरे देश में ओवैसी का क्या चरित्र है? जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वो कैंडिडेट खड़े करते हैं और ये कह रहे हैं जिन्ना का नया वेरिएंट ओवैसी है। इनके मुंह से सच निकल रहा है। जिस प्रकार से जिन्ना के साथ मिलके RSS के लोग चुनाव लड़े, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुख्यमंत्री बने थे बंगाल में, उसी भूमिका में नए वेरिएंट ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के साथ षड्यंत्र करके कैंडिडेट खड़े करते हैं। तो भाजपा का जो षड्यंत्र है वो सर्वविदित है। लगातार मतलब आप ये कहना चाहते हैं सुरेंद्र जी कि ओवैसी टीम B है, बीजेपी की टीम B है MIM?
बिल्कुल इनके षड्यंत्रकारी रहे, उसके बिना ये कहीं जाते नहीं है। षड्यंत्र इनका मूल मंत्र रहा। पहले आजादी की लड़ाई में भी अंग्रेजों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग के साथ में सरकार बनाते थे, चुनाव लड़ते थे। आज वो ओबीसी उस भूमिका में है। और मूल बात जो कांग्रेस कर रही है लीडर डेवलपमेंट मिशन के तहत जो 100 सीटें हैं, दिव्यांशु जी, हमारे छत्तीसगढ़ में जो है विधानसभा में 90 में से 29 सीट आदिवासी के लिए आरक्षित है, 10 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा की हम बात करें तो 4 एसटी सीटें हैं, 2 एससी सीटें हैं और 5 सामान्य हैं। हमारी पार्टी तो 100 ऐसी सीटों को चिन्हांकित करके जहां एससी एसटी की बहुलता है वहां पर आउटरीच कार्यक्रम चला रही है। 307 संगठन ब्लॉक है, सभी जगह हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा चल रही है, रोज 10 किलोमीटर 2 महीने तक चल रहे हैं, अर्थात रोज 3070 किलोमीटर की पदयात्रा हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। जन जन तक जो भूपेश बघेल सरकार की योजना है और मोदी सरकार की असफलता है उसको लेके जा रहे हैं। ये सतत प्रक्रिया है संगठन का जो हमारे यहाँ चलता है। भाजपा तो में कांग्रेस का कहना यह है कि भाई ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो कांग्रेस में चली रही है, लेकिन बीजेपी का जो अल्पसंख्यक प्रेम है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। उमेश जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस का बिल्कुल ठीक कहना है। कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर चलने वाली सतत प्रक्रिया है कि तमाम वर्गों के बीच में द्वेष फैलाओ, ध्रुवीकरण की राजनीति करो, और चाहे भारतीय जनता सरकार में हो या भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहर हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और बीते 8-9 वर्षों के अंदर में आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की नीति के साथ काम किया है। कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसकी नीतियों में कहीं कोई भेद नहीं दिखा है कि एसटी, एससी, ओबीसी वर्गों के लिए और तमाम वर्गों के लिए, वहीं अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, सभी लोगों के लिए तमाम स्तर पर समान रूप से योजना लेकर के आने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। जब योजना में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, जब विकास में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, और यदि हम उनके बीच में जा रहे हैं, तमाम वर्गों की बात मैं करूंगा, एसटी, एससी, ओबीसी और तमाम अल्पसंख्यक वर्ग जो है, उन तमाम वर्गों के बीच में अगर हम अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं, अपने पार्टी की रीति नीति से उनको अवगत करा के अपनी पार्टी से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही सरकार की अच्छी योजनाओं को बताते हुए उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से उन विशेष वर्गों तक अधिक से अधिक पहुंच सके, इस प्रकार का अगर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दरअसल तकलीफ ये है, दरअसल पीड़ा ये है कि एक तरफा बल्लेबाजी करने वाली कांग्रेस विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में अपने आप को धुआंधार बल्लेबाज समझ करके केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली, ध्रुवीकरण की राजनीति करके फूट डालो और राज करो की नीति पर काम करने वाली कांग्रेस पार्टी को अब पीड़ा हो रही है कि भैया ये हमारा एक छत्रप राज था, हम तो यहाँ धुआंधार बल्लेबाजी करते थे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ कैसे तमाम वर्गों तक लाभ पहुंचा रही है, हमारी ध्रुवीकरण की राजनीति पर कहीं ना कहीं सेंध लगाने का प्रयास कर रही है। इससे तो तमाम वर्ग भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित होंगे, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे। यह पीड़ा लेकर के कांग्रेस आज यहाँ पर आंसू बहा रही है, लेकिन देश को आगे बढ़ाना है, देश को विश्वगुरु बनाना है, तमाम वर्गों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के नारे को बुलंद करते हुए सबको साथ लेकर के हमको देश को आगे बढ़ाना है और यही हमारा प्रयास। चलिए ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा सुरेंद्र जी, लेकिन उससे पहले मैं लखन चौधरी जी से भी एक सवाल ले लेता हूं। लखन जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी का अल्पसंख्यक प्रेम चुनावी साल में देखने को मिल रहा है, इस साल राज्यों में चुनाव होना है, अगले साल लोकसभा चुनाव है, क्या कहेंगे इस पर? जब जब चुनाव आता है बीजेपी जो है इस तरह के एजेंडे को तो सबसे प्रमुख एजेंडा बना लेती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दिव्यांशु जी देखिए, 2014 में, फिर उसके बाद 2019 में जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं वैसे वैसे भाजपा जो है अल्पसंख्यकों को जो है अपना मित्र बना लेती है। इसके कुछ दिन पहले भी मुस्लिम समुदाय को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बयान दिया था, तो सारी तल्खियां जो है दूर करने के लिए प्रयास जो है शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में एक नया प्रयास है। देखिए, आज भी आजादी के 75 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा अल्पसंख्यकों में जो है सेंध लगाने में, अल्पसंख्यक वोट बैंक में बहुतायत रूप में सेंध लगाने में नाकाम रही है।
आप याद कीजिए कि 1980 में जब जनसंघ और तमाम अन्य पार्टियों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया था और 84 में इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी, तो उस समय पंजाब में सिख वोटरों की सहानुभूति के रूप में चुनाव में, लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा उतरी थी अल्पसंख्यक समुदाय को साधने के लिए, लेकिन वहां पर भी सफलता नहीं मिली और वहां से लेकर आज तक लगातार भाजपा कोशिश करती रही, लेकिन इसके बावजूद एसटी एससी अल्पसंख्यक समुदाय को साधने में और उस वोट बैंक में सेंध लगाने में भाजपा जो है सफल नहीं रही। देखिए, कहीं कहीं सफल हो जाना एक दो सीटों में अलग बात है, लेकिन जब हम मेजॉरिटी की बात करते हैं तो उसमें भाजपा असफल रही है। उसके लिए एक बार फिर से प्रयास अब मोदी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है कि जिन 66 सीटों की बात हो रही है, शायद 65-66 सीटों की, उसको लेकर जो है किस तरह से रणनीति बनाई जाए और बाकी जगह में यदि एंटी इनकम्बेंसी से कुछ सीटें कम होती हैं तो उन सीटों की भरपाई इन अल्पसंख्यक सीटों से किस तरह से हो, इसके लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है। ठीक है कि हर पार्टी को अपनी अपनी जो है जनाधार बढ़ाने के लिए, वोट शेयर बढ़ाने के लिए, वोट बैंक के लिए जो है काम करने का अधिकार है, लेकिन भाजपा का तो एजेंडा ही है। जब अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने में और अल्पसंख्यक वोटरों में सेंध लगाने में भाजपा सफल नहीं हुई, तो इसने बहुसंख्यक का एजेंडा अपनाया। और बहुसंख्यक का एजेंडा देखिए, हिंदुत्व बहुसंख्यक का एजेंडा भाजपा को आज जो है हाथों हाथ ले रहा है और इनका वोट शेयर अभी 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें 41% हो गया है। पिछले 2014 में इनका जो है कितना था, 31% था, 10% बढ़ गया 14 की तुलना में 19 में। और ये कौन है? बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, राष्ट्रवाद जो है, दक्षिण पंथ, ये तो सब भाजपा के एजेंडे हैं ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। मैं सुरेंद्र जी से एक सवाल कर लेता हूँ। सुरेंद्र जी, जो बात अभी थोड़ी देर पहले उमेश जी कह रहे थे कि भाई अगर बीजेपी अल्पसंख्यकों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, उनके कल्याण के लिए योजना चला रही है या उनको साधने की कोशिश कर भी रही है, उनका फायदा करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? वो ये बोल रहे थे सुरेंद्र जी। दिक्कत इनकी नीयत से है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता की बात की गई है, लेकिन भाजपा के नेताओं का जो चरित्र सार्वजनिक होता है, इन चुनाव के समय ये सारे मुद्दे भुला देते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के केंद्रीय मंत्री 80-20 का नारा देते हैं, अल्पसंख्यकों का डर दिखा के बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण करवाते हैं। हाल ही में आपने देखा गुजरात चुनाव में क्या हुआ, देश के गृह मंत्री 2002 के दंगों के नाम पर वोट मांगते हैं, उसको जायज ठहराते हैं। और ये आज बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की। आदिवासियों का क्या स्थिति है? जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करने, ये जब 15 साल छत्तीसगढ़ में सरकार में थे, 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों को 600 गांव उजाड़ के पलायन के लिए मजबूर किया। और यूपीए के समय आपको याद होगा वन अधिकार अधिनियम 2006 में जो प्रावधान किए थे जल जंगल जमीन के आवंटन के संदर्भ में आदिवासियों को, उसको भी अभी हाल ही में शिथिल किया है। 2014 में देश में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वन क्षेत्रों में कमर्शियल माइनिंग शुरू की। तो ये किस मुंह से आदिवासी हितैषी होने का ढोंग करते हैं? इस बजट की मैं बात कर रहा हूँ, 2 दिन पहले आया दिव्यांशु जी, जो आदिवासियों के लिए लक्षित योजनाएं होती है, उनकी देनदारी हिस्सेदारी जो है उसमें 20 करोड़ कम किया है, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। ये जो एसटीसी के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में जो अनुपात है वो 8.5% से घटा के 5 से 6% कर दिया तमाम योजनाओं में। तो भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। हमारी सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेके, जो इन्होंने प्रतिबंध लगा के रखा था, 4,85,000 एकल पट्टे बांटे इसी छत्तीसगढ़ में और 50,000 से ज्यादा सार्वजनिक जो इनके द्वारा छीने गए थे। लोहारी गुंडा में लैंड बैंक बना के बिना उद्योग लगाए जमीन इन्होंने छीना था, वो भी हमने वापस किया। वनोपज का संग्रहण जो है 600 गुना बढ़ा है। आबादी में 2.1% है दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़ देश की आबादी में, लेकिन वनोपज संग्रहण में 74% देश के कुल संग्रहण का 6 से बढ़ा के 61 वनोपज खरीद रहे हैं। न केवल क्वांटिटी बल्कि दरें, जो 2,500 प्रति मानक बोरा तेंदू पत्ते का दाम था 4,000 मिल रहा है। महुआ 17 में ये खरीदते थे, आज हम 34 में खरीद रहे हैं। न केवल खरीदी बल्कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, सी मार्ट बने हैं हर जिले में, महानगरों में भी बना रहे हैं।
जो मिलेट मिशन है जिसकी मोदी जी बात कर रहे थे, छत्तीसगढ़ में पहले ही चालू है। 3,000 रुपया कोदो कुटकी रागी का कहीं मिल रहा है, वो केवल छत्तीसगढ़ है। उसके अतिरिक्त राजीव गांधी न्याय योजना में उस कोदो कुटकी रागी के खेती करने वाले किसान को 10,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी मिल रही है। पता है कोई भाजपा शासित राज्य में ये योजनाएं चल रही हो तो? ठीक है, मैं इसकी प्रतिक्रिया ले लेता हूं उमेश जी से। उमेश जी, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? देखिए, सुरेंद्र वर्मा जी ने तमाम तरह के विषय यहाँ पर रखे, अल्पसंख्यकों से लेकर के ST SC OBC वर्ग का यहाँ पर विषय रखा, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किस प्रकार से 32% आदिवासी भाइयों और बहनों का आरक्षण यहाँ पर छीना जाता है, किस प्रकार से कमजोर पक्ष रख करके उनके आरक्षण को यूं ही जाने दिया जाता है और उसके बाद बिना क्वांटिफाइबल डाटा के सदन से लेकर के तमाम तरह की स्थितियां निर्मित की जाती है। देखिए, बीच में ना बोले, बीच में बौखलाए। जी, सुरेंद्र जी उनकी बात सुन लीजिए, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। देखिए, यही फर्क है। सुरेंद्र वर्मा जी जब बोल रहे थे, तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, मैं बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहा था। बिल्कुल। लेकिन जब मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ, आदिवासी भाइयों बहनों की आवाज को बुलंद करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो बीच में यहाँ पर बौखलाने लगते। ये जल जंगल की बात कर रहे थे, क्यों छत्तीसगढ़ के अंदर पे जंगल बेतरतीब कट रहे हैं? कहाँ है आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी? क्यों बयान नहीं आता उनका? क्यों उसको रोकने का प्रयास नहीं किया जाता? लगातार आप आदिवासी भाइयों के हितैषी होने की बात करते हैं। नारायणपुर के अंदर में किस प्रकार से आदिवासी भाई आपस में लड़ रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति वहां पर निर्मित होती है, किस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होती है, जो सरकार मुखदर्शक बनी बैठी रहती है, उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे। और जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सभी लोगों के लिए योजनाएं लेकर के आई जाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना की है अगर मैं बात कर लूं, तो कहीं ये नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना किसी अल्पसंख्यक वर्ग को ही देनी है क्या, किसी ST SC OBC वर्ग को ही देनी है क्या? सभी को समग्र रूप से उसका लाभ मिल सके, इस प्रकार का एक सार्थक प्रयास पूरे देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में भूपेश बघेल की सरकार उसी प्रधानमंत्री आवास योजना को छीनने का पाप करती है। ना जाने कितने अल्पसंख्यक के घर बनने का सपना भूपेश बघेल ने छीन लिया, ना जाने कितने आदिवासी ST SC OBC भाई और बहनों का जो आशियाना हो सकता था, उसके सपने को दूर करने का पाप इस प्रदेश की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया। और ये यहाँ पर आदिवासी और अल्पसंख्यकों का हितैषी होने का यहाँ पर करते हैं। लगातार गरीबी हटाएंगे का नारा देने वाले देश के अंदर में गरीबों को हटाने के षड्यंत्र में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये आकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। केंद्र की योजना, अन्न योजना में जो लाभ मिल रहा था, जो 5 किलो चावल पहुंच रहा था घर घर तक, जो गरीबों तक पहुंच रहा था, उसमें तक डाका डालने का पाप इस प्रदेश की सरकार ने किया। ये किस मुंह से अल्पसंख्यकों और ST SC और OBC ठीक है, मैं दावा करते हैं, इनके दावे पूछ लेता हूं ये। जी उमेश जी सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? सुरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। दिव्यांशु जी 3 आरोप लगाए, पूरी तरह से तथ्यहीन और झूठे हैं। मैं आपको सिलसिलेवार जानकारी देता हूं। नारायणपुर की जो घटना है वो भाजपा का षड्यंत्र है। उसका प्रमाण यह है कि भाजपा का जिलाध्यक्ष आज उस दंगे के आरोप में बंदी है कि नहीं। जिस प्रकार से कवर्धा में इनके संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग बाहर से भीड़ बुलाकर बिलासपुर, माना, भिलाई के भाजपाई दंगाई जाके वहां पर दंगा करवाए, वही स्थिति नारायणपुर में थी। दूसरी बात, जो ये आरक्षण को लेकर कर रहे हैं, हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए आप। स्पष्ट लिखा है कि 2018 से पहले मूल जवाब और संशोधित जवाब दोनों प्रस्तुत हो गए थे। जो कमेटी के दस्तावेज थे ननकीराम कंवर जो सबसे वरिष्ठ आदिवासी विधायक है इनके, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे द्वारा जो समिति की रिपोर्ट थी, ठीक है सुरेंद्र जी जी चलिए, ठीक है, खत्म होने से पहले राशि मोदी सरकार ने कर दिया, ये इनका न्याय है। छत्तीसगढ़ से भेदभाव जी चलिए, ठीक है उमेश जी जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिए। अरे भाई, ये तो इतना ऐसी है तो मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं। इस प्रदेश के आदिवासी भाई, ST भाई, OBC भाई के हित में क्वांटिफाइबल डाटा रख दीजिए ना साहब। किसने रोका है आपको? अब इससे आगे तो मुझको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। तमाम वर्ग को देख रहा है, तमाम वर्ग समझ रहा है। ठीक है चलिए, ठीक है, क्वांटिफाइबल डाटा हमने तो ठीक है सुरेंद्र जी उमेश जी अगर आप दोनों साथ में बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
ठीक है मैं अधिकार को रोकने का काम कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, मैं लखन जी से एक सवाल कर लेता हूँ। देखो ढोंग मत करो। जी ठीक है ठीक है, आप दोनों ही समर्थन दिया। सुरेंद्र जी आप दोनों ही सम्मानीय प्रवक्ता हैं पार्टियों के। मेरा आपसे निवेदन नहीं रहेगा कि आप एक एक करके अपनी बात रखें। ये बौखलाएंगे, इन्होंने छल किया, धोखा दिया। ठीक है चलिए ठीक है लखन जी मेरा आपसे एक सवाल है। जी ठीक है उमेश जी, सुरेंद्र जी हो गया। लखन जी एक बात बताइए, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीजेपी अल्पसंख्यक वर्ग में अभी भी पूरी तरीके से पैठ नहीं बना पाई है। कहीं ना कहीं जब अल्पसंख्यक की बात आती है तो जब बीजेपी की बात आती है तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही कि भाई बीजेपी पूरी तरह से साध नहीं पाई, मेरा आपसे सवाल यह है कि वो कहां कमी रह गई है या वो कमी है जिसकी वजह से नहीं साध पाई है बीजेपी? मैं आपसे जानना चाहूंगा लखन जी। जी बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ा मसला है और खास करके 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से भाजपा के प्रति अल्पसंख्यकों में जो एक विश्वास पैदा होना चाहिए था वो पैदा होने की बजाय डर और दहशत का माहौल वो क्यों नहीं पैदा हो पाया? यही तो मेरा सवाल है, वो क्यों नहीं पैदा हो पाया? देखिए वो इसलिए पैदा नहीं हो पा रहा है, इनको लग रहा है कि भाजपा जो है केवल बहुसंख्यक और हिंदुत्व की पार्टी है और केवल हिंदुत्ववादी विचारधारा को ही आगे बढ़ा सकती है। सबका साथ सबका विकास ये केवल एक नारा है, केवल एक एजेंडा है। पिछले 8 सालों में मुसलमान समाज का विश्वास हासिल करने में भाजपा असफल रही है। इसी तरह से दलितों का विश्वास हासिल करने में भाजपा असफल रही है। कहीं ना कहीं आप लोग ओवैसी की बात कर रहे थे, ओवैसी का खुलेआम ये तय हो चुका है कि भाजपा की बी पार्टी के रूप में ओवैसी काम कर रहे हैं। तो ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से अल्पसंख्यक समुदाय का खासकर मुस्लिम वर्ग, दलित वर्ग जो है भाजपा को विश्वास कर ही नहीं पा रहा है। और इनमें जो सेंध लगाने की बात तो दूर, बल्कि अब इनमें एकजुटता और तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी तरह से बहुत सारे जो आदिवासी समुदाय हैं उनमें भी सेंध लगाने में भाजपा असफल हो रही है, क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं कि भाजपा जो है जैसे ही सत्ता में आती है ये केवल ब्राह्मणवादी और हिंदुत्ववादी जो एजेंडा है, इनका जो विचारधारा है, पूंजीवादी जो एजेंडा है, उसको लेकर आगे बढ़ती है। अभी एक एग्जांपल के साथ मैं अपनी बात रखूंगा, खत्म करूंगा। देखिए कि अभी देश में जिस तरह से आर्थिक असमानता और आर्थिक विषमता बढ़ रही है, देश के 1% पूंजीपतियों के हाथ में 40% संपत्ति चली गई, लेकिन इसके बावजूद भाजपा इस तरह के चीजों पर कभी बात करने के लिए तैयार ही नहीं होती। इनका महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, बजट में महंगाई दूर दूर तक जो है गायब है, बेरोजगारी का मसला इनके एजेंडे में कहीं नहीं रहता, आर्थिक नीतियां इनके एजेंडे में कहीं नहीं रहता। तो पूंजीवादी सोच, ब्राह्मणवादी सोच, हिंदू राष्ट्रवादी सोच, बिल्कुल ये एक ऐसी सोच है जो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों को बीजेपी से दूर ले जाने का काम करती है। ठीक है चलिए ठीक है, आप तीनों महानुभावों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अल्पसंख्यकों को साधने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। जहां बीजेपी की बात की जाए तो उन्हें साधने के लिए मोदी मित्र अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के तहत इन्हें साधने की कवायद तेज कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अल्पसंख्यक समुदाय किसकी ओर झुकाव दिखाता है और किसे अपना साथ देता है। तो वो हर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।